नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सभी बालकों को अपनी क्लास में भरपूर स्वागत करता हूं। बेटा आशा कर रहा हूं आप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। पढ़ाई लिखाई का काम आपका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं भूगोल सेक्शन से आपका जो अध्याय 4 है जलवायु, उसको मैं लेकर के आया हूं और आज उसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब पीछे आप ये दृश्य देख रहे होंगे, ये हमारी खूबसूरत सी अर्थ, ये क्या है, ये हमारी खूबसूरत सी अर्थ है, पृथ्वी है, ये हमारी खूबसूरत सी अर्थ है और इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जिस जलवायु की बात कर रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द है। कितना सुहावना मौसम लग रहा है ना, सुहानी रात ढल गई ना जाने तुम कब आओगे, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। और अध्याय 4, हमारा जो अध्याय 4 है आपके ज्योग्राफी सेक्शन का, वो आपको बताता है कि आप सारे प्रिय प्रिय बालकों को, नन्हे मुन्ने से बालकों को जलवायु के बारे में पढ़ना है और ये ज्ञात करना है कि आखिर जलवायु होता क्या है, आखिर हमें क्यों पढ़ने की आवश्यकता है ना। ये सारी चीजें आज हम इस अध्याय के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे और जानना भी बहुत जरूरी है कि जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट एक्शन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या है, इन सब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आज जिस प्रकार से देख रहे हैं आपकी परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, पूरा विश्व उससे ज्यादा ग्रसित है। भारत की बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण विश्व इस दिक्कत का सामना कर रहा है। वर्षा का आसमान वितरण हो रहा है, कहीं पर सूखा बहुत पड़ रहा है, कहीं पर ठंडी बहुत पड़ रही है, कहीं पर बारिश बहुत हो रही है, कहीं पर आप देख रहे हैं कि बारिश की बूंद नहीं हो रही है। एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर आप हमारे यहाँ का एग्जाम्पल देखेंगे तो विदर्भ का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, यहां पर वर्षा ही नहीं होती है, या होती तो बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्या वो ऐसे डायमेंशन है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे अपने इस चैप्टर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। ये बेटा कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का एक कारण भी है। और आपको पता है कि अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा और उसकी रोकथाम नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी नैसर्गिक चीजों को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो हमारे लिए मूलभूत अवस्थाएं हैं, मूलभूत चीजें हैं, वो भी हमें नहीं मिलेंगी और पूरी विश्व इसी तरीके से सूखे का सामना करेगी। पूरी धरा इसी तरीके से क्या करेगी, सूखे का सामना करेगी। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जलवायु किस चिड़िया का नाम है। सबसे पहले बेटा ये जान लो कि आखिर जो जलवायु है ये किस चिड़िया का नाम है, इसको समझ लो। ऐसी कौन सी चिड़िया है जो कि जलवायु नाम से जानी जाती है। चलिए जानकारी करने का प्रयास करते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, लगभग 30 वर्षों से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। अर्थात यदि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, यदि किसी स्थान पर 30 साल के अंदर, 30 साल या उससे ज्यादा समय में यदि मौसम की दशाओं में परिवर्तन हो रहा होता है, यदि मौसम की दशाओं में, मैं जो जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, की पॉइंट है, उसे लिख लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मौसम की दशाओं में यदि परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि वो जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है, वो क्लाइमेट को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, दशाओं में जो परिवर्तन होता है वो कहीं ना कहीं किसे इंगित करता है, वो कहीं ना कहीं जलवायु को इंगित करता है। वो कहीं ना कहीं बेटा जलवायु को इंगित करता है, जलवायु को इंगित करता है। अब बेटा एक बात आप मेरी बहुत ध्यान से सुन लो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बालकों, नन्हे मुन्ने से बच्चों। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है मौसम और दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है, दूसरा शब्द लिखा हुआ है जलवायु। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मौसम हर प्रतिक्षण बदलता है, बोलते हैं ना मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, है ना। तो इसका अगर आप देखेंगे तो एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है कि हर मनुष्य को जलवायु के तरीके से होना चाहिए, मौसम के तरीके से नहीं होना चाहिए कि आज आप कुछ और हैं, दूसरे क्षण कुछ और हैं, तीसरे क्षण कुछ और है। पल पल आपका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, आपको जलवायु होना है कि एक बार आपकी जो प्रकृति बन गई है वो बन गई है। यदि कोई चीज बहुत आपको कष्ट पहुंचा रही है, यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक लंबे समय अवधि के बाद आप परिवर्तन करें, है ना। तो इसका एक सामाजिक पहलू भी है कि आपको जलवायु के तरीके से अपना जीवन आगे बढ़ाना है, मौसम के तरीके से नहीं, मौसम के तरीके से बिल्कुल नहीं बढ़ाना है कि पल पल आप बदल रहे हैं। क्या बोलते हैं, थाली का बैगन, कभी इस साइड कभी उस साइड। जलवायु बनिए कि जब परिवर्तन होइए तो पूरा विश्व आपको देखे कि भैया मामला गड़बड़ है। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो मौसम क्या होता है, मौसम क्षण प्रतिक्षण बदलता है। जैसे सुबह शाम,
गर्मी सर्दी, है ना। जैसे कभी कभी आपने देखा कि सुबह सुबह खूब गर्मी हुई, बादल बने, बारिश हो गई, तो ये क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब वो पल पल चेंज हो रहा है, मौसम पल पल चेंज होता है। लेकिन जो जलवायु होती है उसकी अवस्था लगभग 30 सालों तक सेम रहती है, उसके बाद कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। अब मेरी बात सुनिए, आज के समय में हम जब आज की बात कर रहे हैं तो आज जलवायु बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है। वैसे बोला जाता है कि 30 वर्ष की समयावधि मानी जाती है कि यहां पर अगर अगर कोई अवस्था हो रही है या फिर कोई चेंजेस हो रहा है तो हम उसको जलवायु कंसिडर करते हैं। ये इसकी एक आइडियल डेफिनेशन है 30 वर्ष की अवस्था। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर आप देखेंगे जलवायु बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है। 2-2 साल, 3-3 साल, इवन 5-5 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि पूरी तरीके से मौसम की अवस्था परिवर्तित हो गई है। मौसम की अवस्था वहां पर परिवर्तित हो गई है और यही एक दृष्टिकोण है जो कि ये बता रहा है कि जलवायु बेहतरीन तरीके से परिवर्तित हो रही है और ये कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आगे आने वाली जनरेशन को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे आपके सामने आ गया है मौसम, जो मैंने बताया। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। ठीक है, किसी स्थान विशेष के बारे में अगर आपको कभी कोई भी परिभाषा देने का प्रयास करता है या जानकारी देने का प्रयास करता है बेटा, तो वो मौसम होता है और मौसम परिवर्तित होता है। इसके लिए कोई 30 वर्ष की समय निर्धारित नहीं किया गया है, ये परिवर्तित होता रहता है, ये मौसम के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर आप एक साल में अगर आप देखना चाहेंगे, अपने भारत में देखना चाहेंगे, तो पहले आप गर्मी महसूस करेंगे, फिर आप देखेंगे कि वर्षा आ गई, फिर आप देखेंगे सर्दी आ गई है। तो ये मौसम का परिवर्तन ही तो है, ये मौसम का परिवर्तन ही तो है। पहले आपने गर्मी को झेला, मतलब गर्मी को देखा, इस बार तो हमने गर्मी झेली है, देखा नहीं, गर्मी झेली है। फिर अभी आप देख रहे हैं बारिश का मौसम चल रहा है, फिर आप देखेंगे सर्दी का मौसम आ जाएगा। तो वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, वो लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई है। अगर जलवायु की बात करेंगे तो 30 साल तक की विविधताओं को हम उसमें देखेंगे, और अगर मौसम की बात करेंगे तो वो क्या होता है, प्रतिक्षण चेंज होता रहता है। जैसे एक साल के अंदर में परिवर्तन हुआ, जैसे एक साल के अंदर में वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन हुआ, पहले गर्मी आई, फिर सर्दी, फिर बरसात आई, फिर सर्दी आई, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखिए, मौसम और जलवायु में कुछ बेसिक डिफरेंस है, मौसम और जलवायु में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। पहले देखो, मौसम मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। जो मैंने बोला आपको कि आप एक साल के अंदर 3 तरीका का फील ले सकते हैं, गर्मी का, वर्षा का और जाड़े का, तो ये मौसम ही तो है। लेकिन जलवायु एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है और लगभग 30 वर्ष तक समान होती है। लगभग इसमें जो दशाएं होती हैं वो 30 वर्ष तक की होती हैं, है ना, लगभग 30 वर्ष तक की दशाएं होती हैं। समझ में आ रही नहीं आ रहा है आपको? पेन का कलर क्लियर नहीं लग रहा है, रुकिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ। कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, मैं पेन का कलर ही चेंज कर देता हूँ। आई थिंक ये कलर ठीक रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ 30 वर्ष तक की दशा। जलवायु क्या करता है, लगभग 30 वर्ष की दशा को आपके सामने दर्शाता है। ठीक है, अब मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है, यहाँ बेटा बदल होगा, मौसम एक दिन में बहुत बार क्या हो सकता है, बहुत बार बदल सकता है। लेकिन जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है, जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती, एक जैसी रहती है। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि एक गंभीर दशा है, जो कि एक बहुत ही अधिक गंभीर दशा है। मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहा जाता है और जलवायु की पढ़ाई को हम लोग जलवायु विज्ञान के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा अंतर था। अब देखिए, ये आपके सामने एक बढ़िया सा, हाँ कह तो नहीं सकते, ये बेटा जलवायु परिवर्तन ही तो है। जलवायु परिवर्तन आप इस चित्र के माध्यम से आंकड़ा लगा सकते हैं, ज्ञान लगा सकते हैं, देख सकते हैं, अपने दृष्टिकोण को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं कि किस प्रकार से अगर जलवायु का परिवर्तन होता है तो कितनी प्रकृति को दिक्कतें पैदा हो सकती है ना। ये कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए हानिकारक है। जलवायु का बदलना पृथ्वी के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। अगर 30 वर्ष में दशाएं बदल रही हैं तो वो नॉर्मल होगा, वो एक सामान्य बात होगी। लेकिन अगर बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं तो ये प्रकृति के लिए कहीं हानिकारक है और प्रकृति पे डिपेंड हर उस संसाधन के लिए हानिकारक है जो कहीं ना कहीं प्रकृति से इन्वॉल्व होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो। अगर जलवायु परिवर्तित होती है, शीघ्रता से परिवर्तित होती है, तो वो कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए भी कष्टदायी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं आगे देखिए। अब आपके सामने मानसून के बारे में बात किया जाता है। तो मानसून बेटा मान के चलिए, मानसून एक अरबी शब्द है। मानसून बेटा क्या है, मानसून एक अरबी शब्द है।
इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर के रूप में कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे सर जी वो अरबी भाषा का शब्द है। और अरब की किस भाषा से लिया गया? मौसिम नाम का एक शब्द होता है, मौसिम नाम का एक अरबी शब्द है, उससे मानसून लिया गया है। मौसिम नाम का एक शब्द है, उससे क्या हुआ? उससे मानसून लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर लिखा क्या है। पढ़िए, मानसून शब्द की उत्पत्ति, देखो लिख लिया, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के किससे हुआ है? मौसम से हुआ है। किससे हुआ बेटा? मौसम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम है। मानसून का अर्थ एक विशेष वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। ऋतु के अनुसार परिवर्तन, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप भारत में देखते हैं, आप भारत में गर्मी का भी अनुभव करते हैं, आप भारत में वर्षा का भी अनुभव करते हैं, और आप भारत में सर्दी का भी अनुभव करते हैं। तो बेटा ये क्या है? ये कहीं ना कहीं मौसम ही तो है। ये कहीं ना कहीं मौसम भी तो है ना, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और सर्दी का मौसम, जब आप लोग देखते हैं तो बेटा ये मौसम ही है जो कि ऋतु परिवर्तन को बताता है, जो कि ऋतु परिवर्तन को बताता है। चलिए अब कुछ लिखा हो, जलवायु क्या कारक हो सकते हैं? ये लिखा हुआ है, मानसून का रचना तंत्र कारक हो सकते हैं स्थिति और समुद्र से दूरी। मानसून के रचना तंत्र में हो सकता है ऊंचाई, पवने, जेट धाराएं। फिर ऋतुएं हो सकती है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु और पीछे हटते हुए मानसून ऋतु। ये सारी चीजें हैं जो कि जलवायु परिवर्तन को बताती हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन को बताती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की जलवायु। अब हम बात करेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में हमको अब बातचीत करनी है। चलिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। बिल्कुल, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और पता है, एक मैं आपको एडिशनल फैक्ट बताता हूँ, भारत की जो कृषि है ना, वो भी मानसून पर ही डिपेंड करती है। अभी तक तो फिलहाल करती थी, लेकिन जब से नहरों का विकास हो गया है, सिंचाई के तंत्र बढ़ गए हैं, तब से ये सारी चीज़ें सुधर गई हैं। लेकिन पहले भारत की कृषि को ना बोला जाता था कि अगर आप कृषि कार्य कर रहे हैं तो आप ना जुआ खेल रहे हैं। अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो मान के चलिए कि आपकी कृषि बढ़िया होगी, आपकी खेती अच्छी होगी। लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो बेटा मामला गड़बड़ है, फिर तो किसी खराबी हो जाएगी। और कहीं कहीं पे आप देखते होंगे भारत में, पता है एक्चुअली बात क्या होती है बालको, मैं बताऊँ, भारत में ना वर्षा का आसमान वितरण है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है, और कहीं पर आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये दिक्कत है। अगर भारत में वर्षा का एक समान वितरण हो तो कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि भारत की जो खेती होगी वो मानसून में डिपेंड हो सकती है या फिर जुआ हो गया। लेकिन दिक्कत बेटा ये है कि भारत में वर्षा का असमान वितरण है। मेरी बात को याद रखना, भारत में वर्षा का असमान वितरण है, क्योंकि आप खुद ही देखते हैं कि भारत के कई राज्यों में वर्षा 200 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। जैसे आप मेघालय देख लीजिए, केरल के आसपास का क्षेत्र देख लीजिए, जहां पर सह्याद्री हिल्स है वो देख लीजिए, वहां 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। लद्दाख देख लीजिए, इधर साइड अगर आप देखेंगे राजस्थान का क्षेत्र देख लीजिए, तो इन सब जगहों पे आप देखेंगे इतनी कम बारिश होती है। इसीलिए बोलते हैं भारत में वर्षा का असमान वितरण है, हर जगह पर एक एक तरीके से बारिश नहीं होती है। पढ़िए आगे देखिए। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। समान प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु व्यवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं, देखो जो मैंने बोला, स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। इसी को बोला जाता है असमान वितरण, कि हर जगह पर सेम क्वांटिटी में बारिश नहीं हो रही, कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पर बहुत कम हो रही है। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यहां तक की वार्तालाप स्पष्ट होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। आगे देखिए, आप बोल रहे हैं मौसम में भिन्नताएं, इसको पढ़ने का प्रयास करिए क्या लिखा हुआ है। अगर मौसम में भिन्नताएं हैं तो किस कारण से मौसम में भिन्नताएं हो सकती हैं? ऐसे कौन कौन सा रीजन है कि मौसम में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, भिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं? ठीक है, तो बेटा पहला लिखा हुआ टेम्परेचर। पहला क्या है बेटा? पहला है आपका तापमान। क्या बात करना चाहता है? गर्मियों में राजस्थान की कुछ जगह पे 50 डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान। ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जम्मू में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो ये सारी चीजें, तापमान भी निर्भर करता है कि किस प्रकार से वहां पर मौसम में भिन्नताएं हो सकती हैं। मौसम में भिन्नताएं कैसे हो सकती है? इस बार आप देखिए, इस बार आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यूपी के कई जिलों में तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जो शायद 100 साल, या आप कह सकते हैं 70-80 साल में भी नहीं पहुंचा था। अब आप देख सकते हैं जलवायु कितनी तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है। इस समय गर्मी में उत्तर प्रदेश के कई जिलों का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। मई और जून की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब है कि लगातार तापमान परिवर्तित हो रहा है, लगातार जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो परिवर्तन कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं भिन्नताएं हैं, ये ना कहीं भारत में भिन्नताएं हैं।
और अगर आप राजस्थान के चूरू की बात करेंगे तो वहां पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब अगर मैं आपके सामने जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लूं, अगर मैं आपके सामने JNK का उदाहरण ले लूं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर सर्दियों में -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। तो यही है मौसम में भिन्नताएं, यही है मौसम में भिन्नताएं कि कहीं पर इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं टेम्परेचर हो जाता है, कहीं पर एकदम लो चला जाता है, कहीं पर एकदम लो चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तापमान पर निर्भर करता है, ये कहीं ना कहीं बालकों किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। दूसरी बात है वर्षा। हिमालयी भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है तथा अन्य भागों में वर्षा के रूप में। मेघालय में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि राजस्थान जैसे इलाकों में 10 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। मैंने आपसे बोला था ना कि 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक भारत के कुछ राज्यों में वर्षा होती है। तो आप देखें, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मौसम की भिन्नताएं हैं। इस प्रकार से क्या बेटा मौसम की भिन्नताएं हैं कि कहीं पर आपको देखेंगे आप कि बहुत ज्यादा मौसम बढ़िया हो रहा है, कहीं आप देखेंगे बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, कहीं आप देखेंगे भीषण सर्दी पड़ रही है, कहीं पर आप देखेंगे कि सर्दी का नामो निशान नहीं है। तो ये है भारत में मौसम की भिन्नताएं, जो कि तापमान पर डिपेंड करती हैं, वर्षा के वितरण पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और मेरी बात को याद रखिएगा कि भारत में वर्षा का असमान वितरण है, असमान वितरण है। भारत में वर्षा का असमान वितरण है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक हो जाती है और राजस्थान में 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। चलिए आगे देखें क्या बता रहे हैं। अब आपके सामने एक टॉपिक आया है, महाद्वीपीय अवस्थाएं। महाद्वीपीय अवस्थाएं, सबसे पहले तो बालकों मैं ये बात मान रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि हमारे पूरे पृथ्वी पर आपको 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं और सातों महाद्वीप को के नाम आपको याद होंगे। मैं ये उम्मीद रख सकता हूं कि आपको नाम याद होने चाहिए। बेटा यहां पर आपको दिखेगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया, हाँ ये आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपको दिखेगा साउथ अमेरिका, ये आपको दिखेगा अफ्रीका, ये आपको दिखेगा यूरोप, ये आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, यहां पर आपको दिखेगा अंटार्कटिका। कहां चला गया भाई, ये आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, ये आपको दिखेगा अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपको क्या दिखेगा बेटा, ये आपको दिखेगा अंटार्कटिका। अब बेटा देखो, ये आपके सामने एक ऐसी आकृति आई है बेटा एस नाम से। ठीक है बेटा, तो ये आपका है ना अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और ये आपका है पैसिफिक। ठीक है, यहां पर आपको दिखेगा हिंद, इंडियन ओशियन, यहां पर आपको दिखेगा, कहां चला गया, यहां आपको दिखेगा सदर्न ओशियन, और यहां पर आपको दिखेगा आर्कटिक, यहाँ आपको दिखेगा आर्कटिक ओशन। तो ये आपने सारी चीजें पढ़ ली, सातों महाद्वीप के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जितने महासागर मैंने वहां पर आपके नाम लिख दिए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा महाद्वीपीय अवस्थाएं क्या होंगी। देखो, गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा, इस प्रक्रिया को महाद्वीपीय अवस्थाएं कहते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं आपको समझाने का यहाँ पर अभी प्रयास करूंगा, एकदम कायदे सुनना, बातचीत बिल्कुल मत करिएगा, बहुत आराम से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। महाद्वीपीय अवस्थाओं का नाम बोला जा रहा है। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद होगी कि जो स्थल खंड होते हैं ना, स्थल खंड होते हैं, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो ठंडे हो जाते हैं। जबकि जो पानी होता है वो बहुत देर में गर्म होता है, बहुत देर में ठंडा होता है। ठीक है, जो स्थल खंड होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो यही उनकी महाद्वीपीय अवस्थाएं हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो महाद्वीप है, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्थल खंड, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगी जमीन। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो महाद्वीप में आपको क्या मिलती है, जमीन मिलती है। महाद्वीप में आपको क्या मिलती है बेटा, जमीन मिलती है। ठीक है, जमीन मिलती है। अब यही बोल रहा है कि महाद्वीपीय अवस्थाएं वो होती हैं जो कि गर्मी में बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और सर्दी में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं।
सर्दी में बहुत ही ठंडी हो जाती हैं। तो ये इनकी अवस्थाएं होती हैं, ये अपनी अवस्थाओं को चेंज करते हैं। जितने भी महाद्वीप हैं, जितना भी वहाँ पर भूमि का टुकड़ा है, स्थलखंड है, वो गर्मी में बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और ठंडी में बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ये आपको बताने का प्रयास कर रहा है महाद्वीपीय अवस्थाएं। फिर से देखो, गर्मी में बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं और सर्दी में बहुत अधिक ठंडे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही महाद्वीपीय अवस्थाएं कहते हैं। वो जो आप अपने आप में जो चेंजेस ला रही हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? महाद्वीपीय अवस्थाएं बोलते हैं। अब देखो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमको क्योंकि इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो ये रीजन आप जान लीजिए कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे अक्षांश के बारे में। देखो क्या बोल रहा है, अक्षांश किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव क्या पड़ता है बेटा? जलवायु पर पड़ता है। अब अगर मैं इस मैप को खोलूं, अगर मैं इस मैप को खोलूं तो देखो, अगर हम यूरोप की बात करें तो आप सब जानते हैं कि यूरोप में ठंडी बहुत पड़ती है। यूरोप में बेटा ठंडी बहुत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं यूरोप कहाँ पर बेटा? उत्तरी ध्रुव के आसपास है। और उत्तरी ध्रुव बेटा कैसा है? वो हमेशा बर्फ से जमा रहता है। ये बात आपको पता होगी, आपने क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ रखा होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ऐसे दो है जहाँ पर बर्फ बहुत होती है, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा यूरोप के देशों में ठंडी बहुत पड़ती है, क्योंकि बेटा ये कहाँ पर? ये उत्तरी ध्रुव के पास में है, नॉर्थ पोल के पास में है, इसीलिए यहाँ पर ठंडी बहुत पड़ती है। अब ये नॉर्थ पोल के पास में ये कैसे पता चला? ये उसके अक्षांश से पता चला, ये उसके लैटिट्यूड से पता चला। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है। अब देखो यही वाली बात यहाँ भाई साहब बोल रहे हैं कि अक्षांश पर किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। जो भी देश जिस अक्षांश पर होगा वहां की जलवायु वैसी ही होगी। ठीक है, तो अक्षांश क्या होता है? वह उस देश की जलवायु को प्रभावित करता है। जो देश जिस भी अक्षांश पर होगा वहां की जलवायु बिल्कुल वैसी ही आपको प्रतीत होगी। अगर मैं इंडिया की बात करूं बेटा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं 0 डिग्री मान लूं तो इंडिया के कुछ स्टेट 0 डिग्री के आसपास ही होते हैं। तभी आपने देखा होगा इस साइड में, कहाँ पर? जितना भारत का सदर्न पॉइंट है, यहाँ पर बारिश बहुत अच्छे तरीके से होती है। यहाँ का खान पान भी आप देखेंगे कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, अलग ही अलग तरीके का है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अलग तरीके की हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊँ, हिमालय के आसपास देख लूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर के आसपास देखेंगे तो यहाँ की जलवायु बिल्कुल अलग होगी। यहाँ की जो जलवायु होगी वो बिल्कुल अलग होगी, और साउथ की जलवायु बिल्कुल अलग होगी। यहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के आसपास का इलाका देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ठंडी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पर्वतों के पास में है, हिमालय के पास में है। ठीक है, यही वाली बात बोल रहा है कि जो अक्षांश होता है वो किसी भी देश की जलवायु पर प्रभाव डालता है। दूसरा बोल रहा हाइट, ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी होती चली जाती है। आप जितनी ज्यादा हाइट पर जाएंगे आपका जो टेम्परेचर होगा वो उतना ज्यादा कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे मान के चलिए कि आप लोग रहते हैं बिहार में, आप लोग बेटा रहते हैं बिहार में, या मान लीजिए आप लोग रहते हैं यूपी में। तो गर्मी के मौसम में इन दोनों जगह का तापमान लगभग अगर मैं देखना चाहूँ तो 40 से 45 डिग्री के आसपास रहता होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं चल रहे हो तुम चचा? क्या दिक्कत होगी? इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है, कतई परेशान नहीं होना है। मैंने आपके सामने लिया बिहार और दूसरा एग्जाम्पल है यूपी। अगर आप लोग गर्मी के मौसम में देखेंगे, समर टाइम में देखेंगे, तो यहाँ का तापमान लगभग 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन बेटा अगर आपका घूमने का प्लान हो और अगर आप JNK चले जाएं, अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको जो नॉर्मल तापमान होगा 10 डिग्री के आसपास, या मान लीजिए 15 डिग्री के आसपास ही दिखाई देगा, या हो सकता है इससे भी कम दिखाई दे। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऊंचाई पर है, ये बहुत हाइट पर है। वही बात बोल रहा है कि ऊंचाई बढ़ने पर जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ेंगी तापमान में कमी होती चली जाएगी। आप जितनी ज़्यादा हाइट पर जाएंगे आपको टेम्परेचर उतना ही कम दिखेगा, आपको टेम्परेचर उतना ही कम दिखेगा। ठीक है, जितनी आप हाइट पे चले जाएंगे उतना ही कम आपको टेम्परेचर मिलेगा। तो ये भी कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला, ये भी कारक है बेटा किसको? जलवायु को प्रभावित करने वाला। अब बेटा समुद्र से दूरी, समुद्र से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु प्राप्त होती है। जितना भी आप समुद्र से दूर होते चले जाएंगे वहां पर आपको कैसी जलवायु मिलेगी? विषम जलवायु मिलेगी। ठीक है, और जितना आप समुद्र के निकट चले जाएंगे वहीं पर आपको सम जलवायु प्राप्त होती मिलेगी। वहीं पर आपको कैसी जलवायु मिलेगी? वहां पर आपको सम जलवायु मिलेगी। अब देखो अगला पॉइंट है महासागरीय धाराएं। अगला पॉइंट क्या है बेटा? अगला पॉइंट है महासागरीय धाराएं। अब देखो गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम
और ठंडी धाराओं का जलवायु विषम हो जाती है, जलवायु विषम हो जाती है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, यहां तक की बातचीत क्लियर है? पहले मुझे तत्काल प्रभाव से बता दिया जाए कि यहां तक की बातचीत आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। अब देखिए, जो ओशियनिक करंट होती है, महासागरीय धाराएं होती है ना, वो मान के चलो कि समुद्र पर चलने वाली नदियां हैं, समुद्र पर वो चलने वाली नदियां हैं। अच्छा, अब इसके बारे में मैं जब ये अगली क्लास लेकर के आऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा कि आखिर महासागरीय धाराएं कैसे, क्योंकि बकायदा एक टॉपिक है, तो मैं इसको भी आपके सामने क्लियर करूंगा। फिलहाल ये समझिए कि समुद्र के ऊपर, कि सागर के ऊपर ये चलने वाली एक नदियां हैं, ठीक है, सागर के ऊपर चलने वाली एक नदियां हैं। कुछ इसमें गर्म स्वभाव की होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। जैसे अगर मैं आपको गल्फ स्ट्रीम का नाम लूंगा तो वो एक समुद्र में चलने वाली गर्म जलधारा है। मैं अगर लेब्राडोर का नाम लूंगा तो वो समुद्र पर चलने वाली एक ठंडी जलधारा है। मैं अगर कैलिफोर्निया के नाम लूंगा तो समुद्र पर चलने वाली एक ठंडी ठंडी जलधारा है। तो ये कुछ ऐसी जलधाराएं हैं जो समुद्र पर चलती हैं। जलधाराएं क्या होती है? समुद्र पर चलने वाली नदियां होती हैं। समुद्र के ऊपरी सतह पर क्या होती है? चलने वाली एक नदियां होती हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं किस पर प्रभाव डालती हैं? ये भी कहीं ना कहीं आपके महासागर, सॉरी, ये भी कहीं ना कहीं आपके जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। ये भी आपके कहीं ना कहीं जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। अगर वो क्षेत्र जो कि गर्म जलधारा के आसपास का है तो वहां पर जलवायु सम पाई जाएगी, वहां पर आपकी जलवायु सम सम पाई जाएगी। और अगर वो क्षेत्र है जहां पर आपकी ठंडी ठंडी जलधाराएं बह रही हैं तो वो क्षेत्र आपका विषम होगा। हो सकता है वहां पर वनस्पतियां ना हो सकता है उस क्षेत्र में वर्षा का वितरण असमान हो जाए, हो सकता है उस क्षेत्र में आपको रेगिस्तान देखने को मिले। लेकिन अगर कहीं पर अगर जल गर्म गर्म जलधारा है तो आपको पता है कि जब पानी गर्म होता है तो ऊपर उठता है, वाष्प बनता है और उसके बाद संघनन होकर नीचे गिरता है, अर्थात उस क्षेत्र के आसपास आपको बारिश देखने को मिलेगी, अर्थात उस क्षेत्र के आसपास आपको बारिश देखने को मिलेगी। यही बोल रहा है कि गर्म जलधाराओं के कारण जो प्रभाव होता है वो सम होता है, मतलब नॉर्मल होता है, और जो ठंडी होता है वो विषम हो जाता है, ऑड हो जाता है, इवन हो जाता है और ऑड हो जाता है, ठीक है। समझ जाओ, अब नॉर्मल हो जाएगा। और विषम कैसा होता है? ऑड हो जाता है, कि मतलब कि जिस क्षेत्र से भी ठंडी जलधाराएं बहेंगी तो ये माना जा सकता है कि उस क्षेत्र में रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, उस क्षेत्र में वर्षा का वितरण असमान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्थिति है। बाकी ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मैं मे बी नेक्स्ट टॉपिक जब लेकर के आऊंगा तो मैं बकायदा इसी को लेकर के आऊंगा और ये मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके मस्तिष्क से एक भी पॉइंट दूर हो जाए। और महासागरीय धारा क्योंकि आपके पुस्तक में दिया गया है तो मेरा दायित्व भी है कि मैं इसके बारे में आपको समझाऊं। लेकिन अभी आप इसकी एक ब्रीफ नॉलेज लीजिए कि होती क्या है। समुद्र के ऊपर चलने वाली एक नदियां होती हैं जो कि दो स्वभाव की होती हैं, ठंडी होती है और गर्म होती हैं। जो ठंडी होती हैं, जिस क्षेत्र से भी ठंडी धाराएं निकलती तो ये माना जा सकता है कि वहां पर जो जलवायु होगी वो विषम होगी, ऑड होगी, ठीक है। और हो सकता है वहां पर आपको रेगिस्तान देखने को मिले, हो सकता है वहां पर वर्षा वर्षा कम देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है वहां पर प्राकृतिक चीजें देखने को ना मिले, वन ना मिले, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वायुदाब। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। वायुदाब किस पर डिपेंड करता है? उस क्षेत्र के अक्षांश पर और ऊंचाई पर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मानसून का आगमन और वापसी। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत में 1 जून के आसपास मानसून आ जाता है और केरल के तट से टकराता है, ठीक है। अब 1 जून को भारत में जो मानसून आता है बेटा, उस मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो 1 जून के आसपास भारत में मानसून आता है बेटा, उससे हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब यही पर एक ब्रीफ नॉलेज ले लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। भारत में नॉर्मल 1 जून को मानसून प्रवेश करता है, केरल के मालाबार तट से टकराता है। बहुत सिंपल नॉलेज है, मेरे ख्याल सब बच्चों को पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। लेकिन बेटा बड़ी बात यह है कि इस मानसून को क्या नाम दिया जाता है? तो ये नाम दिया जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये मानसून क्या होता है? ये मानसून दक्षिण पश्चिम, अगर मैं भारत का साउथ वाला पोर्शन बना लूं तो ये मानसून कुछ इस प्रकार से आता है और इस प्रकार से यहाँ टकराता है, इस प्रकार से यहाँ टकराता है, मतलब दक्षिण में और पश्चिम दिशा में, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। और यहीं पर आप देखेंगे, यहीं यहीं पर आपका मालाबार तट है, यहीं पर बेटा क्या, यहीं पर आपका मालाबार तट है जहां से ये मानसून टकराता है। जहां से बेटा ये मानसून क्या होता है, ये मानसून टकराता है। और ये मालाबार तट बेटा कहाँ पड़ता है? जो मालाबार कोस्ट है ये बेटा कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है। और यहीं पर 1 जून को क्या होता है? नॉर्मली मानसून टकराता है। ये सारी बातें हैं, ठीक है। पढ़ो अभी। हाँ हाँ, चलो आगे देखो। मानसून का समय जून के शुरू से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। ये समय लगभग 100 से 120 दिन का होता है। मतलब पूरे भारत में लगभग 100 से 120 दिन तक क्या होती? बारिश होती है। ये पूरा जो टाइम होता है यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसके आने वाले समान वर्षा बढ़ जाती है
और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट के नाम से भी जाना जाता है, मानसून प्रस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप देख रहे हैं सितंबर का अगस्त चल रहा है, तो मतलब कि इस समय हम लोग किस में है, मानसून के सीजन में है। आपने देखा होगा हर जगह पर बारिश भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। जून के पहले हफ्ते में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तेजी से आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। अब बेटा ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ना, रुको मैं यहाँ बता देता हूँ। भारत में जो मानसून प्रवेश करता है बेटा, वो करता है 1 जून को, और ये जो मानसून होता है इसका नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, ये मानसून जून में प्रवेश करता है बेटा। इसके बाद ये मानसून फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला जो भाग होता है इसको, उसको अरब की शाखा, अरब सागर मानसून कह सकते हैं, अरब की शाखा वाला मानसून कह सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी वाला। अब इन दोनों तरीकों से मानसून आगे बढ़ता है और समूचे भारत में वर्षा कराता है। और समूचे भारत में क्या करता है, समूचे भारत में यही दोनों शाखा क्या करती है, वर्षा कराती है। समूचे भारत में क्या करते हैं लोग, वर्षा करवाती हैं। यही दोनों शाखाएं आगे बढ़ती हैं और समूचे भारत में क्या करती है बेटा, वर्षा कराती। वही वाली बात लिखी हुई है कि दो भागों में बढ़ जाता है। पहला अरब सागर की शाखा के नाम से जाना जाता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी शाखा के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं दोनों के माध्यम से क्या होता है, पूरे भारतवर्ष में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए जून के पहले हफ्ते में असम पहुंच जाता है और ऊंचे पर्वतों का या मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है। पॉइंट बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अरब की सागा मतलब अरेबियन सी मानसून और बे ऑफ बंगाल मानसून कहां पर मिलते हैं, तो आप बोलेंगे गंगा के मैदान में। तो आप बोलेंगे गंगा के मैदान में ये दोनों शाखाएं मिल जाती हैं, गंगा के मैदान में ये दोनों शाखाएं परस्पर मिल जाती हैं और आगे बढ़ते हुए वर्षा करती हैं। और आगे बढ़ते हुए क्या करती, वर्षा करती हैं। दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम हफ्ते में होती है। जुलाई के प्रथम हफ्ते तक मानसूनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे इन दोनों शाखा के माध्यम से ही पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। पूरे भारतवर्ष में क्या हो रही है बेटा, बारिश हो रही है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं अन्य देश के हिस्सों में पहुंच जाता है। ये पूरी बात बता रहा है कि आखिर मानसून चलता है, कहां से प्रारंभ होता है, कहां पर जाता है और कहां वर्षा कराता है। एक पॉइंट निकलता है कि आखिर अरब की जो शाखा है और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो कहां मिलती है, वो गंगा के मैदान में मिल जाती हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में यहाँ बारिश कराती हैं। यहाँ वो क्या करती, बारिश करवाती है। मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर से शुरू हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूरी तरह पीछे हट जाता है और दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून की वापसी हो जाती है, वापसी हो जाती है ना। जो मानसून आया था वो वापस भी तो होगा, वो मानसून वापस भी तो होगा ना। तो दिसंबर तक क्या होता है, वो मानसून वापस हो जाता है। दिसंबर तक क्या होता है बेटा, वो मानसून वापस हो जाता है। ये देखिए, ये क्या है बेटा, ये आपका बारिश का मौसम है ना। और दो शाखाओं से होता है, पहला अरब की खाड़ी की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी ये लोग कहाँ मिलते हैं, ये लोग मिलते हैं गंगा के मैदान में। कहाँ मिलते हैं बेटा, गंगा के मैदान में। कहाँ मिलते हैं, गंगा के मैदान में ये लोग मिलते हैं। ठीक है, गंगा के मैदान में ये लोग मिलते हैं। चलिए अब मैं आज की क्लास को अपने यहीं पर समाप्त करूंगा। अब इसके आगे के जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया कि सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मास आगी धाराएं। तो अगला टॉपिक मेरा वही होगा। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वतंत्र रहिए और लगातार पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मुलाकात करूंगा बाल को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।